तीन उम्र दराज औरतों का खून हुआ था और तीनों बांदा उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। पर सवाल ये था कि इन तीनों का खून हुआ क्यों? क्या इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन था, या ये किसी सीरियल किलर की मानसिकता का शिकार हुई थी, या फिर ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं थी? इनका कातिल कौन था? यकीन मानिए हमारा आज का केस आपको चौंका देगा जब आप इन तीनों खून के पीछे का कारण जानेंगे। चित्रा दीदी, दरवाजा खोलिए ना चित्रा दीदी। आइए ना साहब। सब मैं बेला गौड़, मैंने आपको फोन किया था साहब। मैं यहाँ पे खाना बनाती है, सुबह आई तो सब ये था साहब। जरा चेक करो, बॉडी शायद दरवाजे के पीछे ही है। चलो खोलने का इंतजाम करो। घाव काफी गहरा है और हो सकता है कातिल ने घर के ही किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया हो। पर सब घर में तो बड़ा चाकू है ही नहीं। घर में और कौन कौन है? सब चित्रा दीदी और उनकी बेटी रेणु, बस दो ही लोग थे। चित्रा दीदी के पति का एक्सीडेंट 5 साल पहले ही हो गया था। पर सब वैसे तो रेणु दीदी इस टाइम पे घर पे ही होती है। रेणु का नंबर है? रेणु का नंबर? हाँ सर, नंबर स्विच ऑफ। इस घर में रेणु का कमरा है? हाँ साहब, उधर। अरे बाप रे, ये रेणु के सारे कपड़े कहाँ पे गए? साहब ये पूरी अलमारी कपड़े से भरी थी साहब। अगर ऐसा है तो लगता है इरादा चोरी का। लेकिन सर घर का बाकी का कोई भी सामान किसी ने छुआ नहीं है। मैंने चित्रा का रूम भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पर भी सारा सामान जैसे था वैसे ही है। सर उसका फोन टूटा हुआ था, लेकिन जो ज्वेलरी बॉडी पे थी उसको भी किसी ने छुआ नहीं था। तो सिर्फ रेणु के कपड़े लेके कोई क्यों भागेगा? ये रेणु और उसकी मां चित्रा के बीच आपस में कुछ अनबन थी किसी प्रॉब्लम को लेकर? हाँ साहब, और रेणु के बॉयफ्रेंड शेखर की वजह से थी अनबन। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बहस करूं माँ? अरे शेखर अच्छा लड़का नहीं है। वो जानता है कि ये बंगला और मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो तुम। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। माँ, शेखर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और उसको आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने कहा है हम शादी करके बांडा से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ सही कहा उसने। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को ही तो ऐसी शादी लड़के फंसाते हो। माँ, कभी तो किसी पे भरोसा करके देखो। मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मैंने फैसला कर लिया है माँ। तुम्हें शेखर का फोन नंबर या एड्रेस पता है? हमको सच में कुछ नहीं पता साहब। वो तो हमने उस दिन बात करते हुए सुन लिया, इसलिए नाम पता चला, बाकी हमको कुछ नहीं पता साहब। सर अगर रेणु के कपड़े गायब है, हो सकता है रेणु शेखर के साथ भाग गई हो, लेकिन फिर चित्रा का मर्डर कौन कर सकता है? अरे अंदर की तरफ चलो। मार भाई, हारे चल बाहर चल। अरे काम से जा रहे हैं भैया, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं। पैसा चाहिए हमें, अपना पैसा लेने आए हैं। सर, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे पैसे? और हो कौन तुम? हमारा नाम बाकीलाल है साहब। वो अशोकनगर के पास हमारा फेमस चाइनीज स्टॉल लगता है, बाकीलाल चाइनीज कॉर्नर। नाम तो सुने होगे सर? नहीं सुना है। खैर छोड़िए। वो रात में हम आए थे यहाँ पार्सल डिलीवर करने, तो मैडम के पास 2000 का छुट्टा नहीं था। बोली सुबह आके 450 रुपए ले जाना, तो वही लेने आए साहब। बुला दीजिए ना। नहीं बुला सकते। काहे? इनमें से कौन सी मैडम थी? अरे यही तो थी। इनका खून हो गया। खून हो गया? हाँ। मोरी मैया, तब अब हमारा 450 रुपया कौन देगा? हमें हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। अरे तो आप ही दे दीजिए ना साहब। गुप्ता बाहर निकालो से। अरे साहब, सुबह किसी का मेहनत का पैसा है, मना नहीं करते। हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। शर्मा, शेखर की पूरी कुंडली निकालो, रेणु का फोन ट्राई करते रहो। जी सर। सर रेणु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिससे उसकी काफी बातें हुआ करती थी। वो शेखर का नंबर है क्या? जी सर।
उसका पूरा नाम शेखर गुप्ता है। मोबाइल रिकॉर्ड से उसका एड्रेस घनश्याम गली का मिला। हमने वहां जाके चेक किया तो पता चला वो घर उसने काफी पहले छोड़ दिया है। नया एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो रेनू की तरह उसका फोन भी बंद आ रहा है। जी सर। दोनों को फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर हमने चित्रा के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उसमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्हें भी बाकी एविडेंस के साथ रिकॉर्ड में रखो। सर पर ये रेनू है कहाँ? शेखर, ये सब करना जरूरी है क्या? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सर ऐसे वार किया गया होगा चित्रा पे। बुचर नाइफ मतलब मांस काटने वाले चाकू से 5 से 6 वार किए गए, इतने गहरे कि चाकू हड्डी तक जा पहुंची थी। और रेप के कोई साइंस है? नहीं सर, रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। अशोकनगर मार्केट में पता करो, किसी ने हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ खरीदा है क्या? सर चित्रा के नौकराने बेला का फोन आया था। अशोकनगर में एक खून हुआ। साहब आइए ना साहब। हटिए हटिए। वो रोड के उस तरफ हमारा ठेला है चाइनीज का, और राजू हमारा असिस्टेंट है, उसी को भेजे हैं कॉलेज लड़कियों को बुलाने। यहाँ हमें सब जानते हैं साहब। क्यों बेला दीदी? वो पायल और छवि बस आते ही होंगे। संभालो अपने आप को। बेटा, आपकी माँ की किसी से कोई दुश्मनी थी? मतलब कोई ऐसा किसी पे शक हो आपको जो इन्हें मार सकता हो? नहीं सर, माँ तो हमेशा अपने टिफिन के बिजनेस में बिजी रहती थी, और जब कभी हमें समय मिलता था हम भी उनकी मदद कर देते थे। सर हम लोग ताश खेलते हैं और पायल तो लोकल रमी चैंपियन है, तो शायद ये उसी ताश की गड्डी का हो। किसी से पैसों को लेकर अरमान थी क्या? हाँ सर, माँ ने एक साहूकार से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन माँ तो कह रही थी उधार के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तू जाके चेक कर। इसमें ही पैसे रखती थी माँ, और सर इसमें 4 सोने की कड़ी भी थे। वो ईंट का बादशाह जिस पे खून लगा हुआ है, उसे लैब में भेजो। देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? जी सर। वैसे मौका वारदात को देख के लगता है कि कातिल घर में चोरी की इरादे से आया हो, और फिर सुधा ने उसे देख लिया हो, तो खुद को बचाने के लिए उसने सुधा को मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है सुधा ने उसे पहचान लिया, तो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको मार दिया। ये सुधा और चित्रा दोनों के घाव देखकर और मारने का तरीका सेम है। सर लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अरे हमको मदद करेंगे साहब? अरे दो ना भाई। लीजिए साहब, चाय लीजिए, हमारे ठेले का चाय है। सोचा हम भी थोड़ा पुलिस की मदद कर दें। क्यों राजू? अरे लीजिए ना। नहीं चाहिए। अरे साहब, कोई मदद चाहिए हो तो बताइए हमें। यहाँ सब लोग मदद मांगने हमारे ही पास आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी। यहाँ वो क्या कहते हैं? भाई। यहाँ के भाई हैं हम। हाँ भाई हैं ये। भाई है तो यहाँ का ज्यादा भाईगिरी दिखाएगा ना, सीधा हवालात में डालूंगा। हमारे काम के बीच में ये अपनी नाक घुसेड़ना बंद कर, समझा? अरे साहब, अरे आप तो बुरा मान गए साहब। साहब बहुत गुस्से वाले हैं, हम तो खाली मदद कर रहे थे साहब। वैसे पायल और छवि ने बताया होगा आपको कि निर्मला चौधरी से सुधा का 36 का आंकड़ा था। चलो चल। कौन है निर्मला? उसने भी एक टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था ना, तो सुधा से कम रेट में खाना दे रही थी। तो सुधा और वो निर्मला का दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हो गया था साहब। मेरे कस्टमर छीनना बंद कर। अरे मैं क्यों छीनूंगी तेरे कस्टमर? उन्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद है, और जब उन्हें अच्छा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो तेरा घटिया खाना क्यों खाएंगे? मेरे खाने को घटिया बोली तो? मैं नहीं, तेरे कस्टमर बोल रहे हैं। ये धंधा मैंने पहले शुरू किया था। आजाद देश में रहते हैं हम, तू मुझे धंधा करने से नहीं रोक सकती। चलो निकल।
लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर वापस सुधा के पास आ गए, जिसकी वजह से निर्मला बहुत भड़की हुई थी। कस्टमर्स को तो वापस आना ही था। अरे कब तक तेरा घटिया खाना खाते? कुछ भी बोल रही है ये। गलत लोगों से पंगा लिया तूने। तू जानती नहीं मैं जेल में रह के आया हूँ। दोबारा वही भेज दूंगी जहां से तू आया है, समझे? देखना मैं तेरा क्या करता हूँ मैं तेरा, समझी ना? अरे चलिए, मार डालूंगी तुझे, समझे? निकल यहाँ से। इस एरिया में एक ही टिफिन सर्विस रहेगी, समझे तू? और वो भी हमारी। तो ये मुकेश चौधरी जेल जा चुका है? हाँ साहब, वो शाहिदपुर गांव में कोई कांड किया था, जिसके चक्कर में वो जेल गया था। उसका एड्रेस बोलो। हाँ, वो यहीं रहता है, मकान नंबर 10। 10 नंबर तो यही है। भाई साहब, ये मुकेश और निर्मला का घर यही है? हाँ यही है। पता है कहाँ गए? सर सुबह 8:30 बजे कहीं बाहर जा रहे थे। अच्छा, उसका नंबर है? हाँ है ना सर। शर्मा ले लो। सर मुकेश के नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दिया है और शाहिदपुर पुलिस स्टेशन को मुकेश के केस की डिटेल्स हमें भेजने के लिए कह दिया। और सर लोकल मार्केट से पता चला है हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ बिकी नहीं है। तो हो सकता है कातिल ने बुचर नाइफ कहीं और से खरीदा हो, या ये भी हो सकता है उसके पास पहले से हो। ये रेनू और शेखर का क्या हुआ? सर दोनों के फोन अभी भी स्विच ऑफ, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। सर आपको क्या लगता है ये चित्रा और सुधा के कत्ल में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि कोई कॉमन लिंक नजर तो नहीं आ रहा। एक लिंक है ना, बेला गौड़, जो दोनों क्राइम सीन पर मौजूद थी। वो चित्रा और सुधा दोनों को जानती है। चित्रा के घर में चोरी नहीं हुई, लेकिन सुधा के घर में चोरी हुई है। अगर ये मान भी लें कि इस बेला गौड़ ने दोनों को मारा है, तो मोटिव क्या हो सकता है? सर, बेला का मकान मालिक संजय चतुर्वेदी आपसे बात करना चाहता है। बुलाओ। सर बस्ती में हम आपसे ये बात कर नहीं पाए, लेकिन सुधा और बेला के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था जब से वो कूड़े वाला हादसा हुआ था। कूड़े वाला हादसा मतलब? सर वो सुधा नॉनवेज पकाती है और उसका बचा हुआ जो भी गंदगी है ना, वो पंजे और हड्डी वगैरह, वो सब बाहर कूड़ेदान में डाल देती थी। और बेला को उसकी बदबू से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो शाकाहारी है। सर बेला ने सुधा को कई बार बोला वो कूड़ा वहां से हटाने के लिए, और एक दिन कुत्तों ने वो कूड़ेदान पलट दिया और वो सारी गंदगी बेला के घर के सामने बिखर गई। तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया रे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने तो सुना है तेरा बेटा आशीष चिकन तंदूरी खाता है रफीक के ठेले पे। आशीष को हाथ लगाने की। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा इसे, अगली बार ऐसा कुछ किया ना साले ने तो कंप्लेंट कर दूंगी। तो देखना फिर आएंगे मेंटल हॉस्पिटल वाले इसे लेने। हट। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चौड़ा ठोक के रहूंगा। सर आशीष बेला का इकलौता बेटा है और बहुत सर पर चढ़ा रखा है उसको। नौकरानी का काम करती है, पर इतने पैसे पता नहीं कहां से लाती है कि उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है सर उसके पास। और आज सुबह जब मैं किराया लेने गया तो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आशीष को 15,000 रुपए का फोन दिलाया है और हमारा किराया देते वक्त आनाकानी करते हो। अगले महीने पैसे दे दूंगी। इस महीने पैसे खत्म हो गए। माँ ने बोला ना पैसा नहीं है। ये झूठ बोल रहा है साहब, इसने हमें छेड़ा था, इसीलिए तो आशीष ने इन पे हमला किया था साहब। झूठ बोल रही है सर, कब छेड़ा हमने तुझे? साहब महीने के किराए के लिए हमने इनके पास कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, तो ये हमें 1 महीने की मोहलत दे दो ना, हम अगले महीने आपको पक्का किराया दे देंगे। पैसे नहीं है तो किसी दूसरी तरह से दे दो ना किराया। मतलब? छोड़ो। निकाल। सर झूठ बोल रही है ये। भगवान से भी तो तुझे डर नहीं लगता ना। ऐसे कैसे बात करते हैं? चुप। शांत हो जाइए। आशीष कहाँ है? आशीष नहीं है साहब, वो बाहर गए। शर्मा जरा फोन लगाओ उसे, नंबर दीजिए। सर आशीष घर पे नहीं है और ना ही कोई चाकू मिला। सर उसका फोन रिंग हो रहा है मगर वो उठा नहीं रहा। जिस दिन सुधा का मर्डर हुआ उस सुबह आशीष कहाँ था? वो तो सो रहा था साहब। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? साहब हमारे आशीष ने किसी का खून नहीं किया साहब, वो कभी किसी का खून नहीं करेगा साहब। तो फिर वो गायब क्यों है? जैसे ही आशीष आए पुलिस स्टेशन भेजना उसे, वरना बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी उसकी, समझ गए? इस आशीष के पास सुधा को मारने का मोटिव है।
और उसने सुधा को मारने के लिए धमकी भी दी थी। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। लेकिन सर आशीष चित्रा को क्यों मारे? क्योंकि बेला चित्रा के यहाँ काम करती थी। हो सकता है चित्रा ने कभी बेला के साथ बुरा बर्ताव किया हो, उसके साथ गाली गलौज की हो और ये बात आशीष को पता लग गई हो। सर सुधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से चित्रा की तरह ही सुधा पे भी 5-6 बार चाकू से वार किया गया। घाव की गहराई हड्डी तक है और सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल नहीं है। मौत का समय सुबह 5 से 7 बजे के बीच का है और सर जो ताश के पत्तों पे खून मिला वो भी सुधा का है। दोनों वारदातों में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो भी एक जैसा है। कोई फिंगरप्रिंट? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये कातिल जो भी है बहुत चालाक है। गुनाह करने के बाद अपने निशान मिटा देता है। और बात करें आशीष की तो उसे पक्का पता होगा कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 फरवरी को उसने मौका देखकर सुधा के घर में घुसा और सुधा को मार दिया। इस आशीष को जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये ले, सुबह का टाइम है, चाय पी और ये बता सुधा को कैसे मारा? सर मैंने किसी को भी नहीं मारा है। फिर 10 फरवरी को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की क्यों है? बोल। सर आप शायद भूल रहे, मैं सुधा आंटी के बगल में ही रहता हूँ, तो मेरी लोकेशन वही की बताएगी ना, ताजमहल की थोड़ी ना बताएगी। बहुत होशियार बन रहा तू। गुप्ता, इसे ले जाके बोरे में भरो और इतना कूटो जिसे ताजमहल नजर आना चाहिए। चल जा। सर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। सर मैं कॉलेज में 2 बार फेल हो गया था, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरी माँ एक सेठ के पास काम करती थी और सेठ ने मुझे सेल्समैन की नौकरी भी दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि पहले मैं अपने एग्जाम्स क्लियर कर लूँ। और छवि भी वही कॉलेज में पढ़ती है, तो मैंने सोचा कि मैं उससे नोट्स ले लूँगा और वो ठीक सुबह 6:30 बजे अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, तो इसीलिए मैं उसके घर चला गया था। अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर। आगे बता। जब मैं उसके घर पर गया तभी छवि, पायल, एक कहानी तुझे मैं भी सुनाता हूँ। तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि पायल और छवि सुबह 6:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। तो 10 तारीख को जब तूने देखा कि दोनों स्कूल के लिए निकल गई हैं, तो तूने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही सुधा ने दरवाजा खोला तूने उन पर हमला कर दिया। तूने अंदर घर में घुसा और सुधा को मार डाला और तूने उनके गहने और पैसे चुराए और भाग गया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। उस दिन हम अकेले नहीं थे, वहां पर और कोई भी था। अच्छा, कोई और भी था? कौन था? हम सच कह रहे हैं, हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो जो कोई भी था उसी ने सुधा आंटी को मारा होगा और सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। अच्छा शर्मा, अगर थोड़ी देर और ये यहाँ रहा तो कहानी में एक और ट्विस्ट डाल देगा, थोड़ा मसाला ऐड करेगा। हैं? कितना झूठ बोलेगा तू? इसे तब तक कस्टडी में रखो जब तक इसके चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। सर हम सच कह रहे सर, जान नहीं किया सर, क्यों झूठ बोलेंगे आप सर? सर सच कह रहे। सर अशोकनगर से किसी ने कॉल किया था, एक बंद घर से बदबू आने की शिकायत की है। चलो। गुप्ता, ताला तोड़ो। आप में से कोई नहीं जानता है? जी, मैं इसकी पड़ोसन। आपका नाम? वंदना साहू। इनका नाम क्या है? कल्पना। आखिरी बार कब देखा था इन्हें? ये करीबन 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन से घर में कोई आ जा नहीं रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? पिछले बार जब हम मिले तो कल्पना बता रही थी उसे बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना है, तो हमें लगा कि वो बद्रीनाथ की यात्रा पर चली गई होगी। अच्छा, इनकी फैमिली में और कौन कौन है? वो कहाँ है? वो भी 3 साल पहले कोई दूसरी जाति के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। कोई जॉय विश्वास नाम है। भाग के शादी की? और इस शादी से कल्पना खुश नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ ली थी। सर देख के लगता है इसको भी सुधा और चित्रा की तरह मारा गया। और सर लाश की हालत देख के लगता है 7-8 दिन पहले इसकी मौत हुई है। 7-8 दिन पहले? 7-8 दिन पहले तो चांदनी आई थी कल्पना से मिलने। वंदना, हम सोच रहे हैं कि
1-2 दिन बाद में बद्रीनाथ की यात्रा पर जाकर आए। क्या बात है, तो कब वापस आओगी? तू क्यों आई है यहाँ पर? माँ, आप अब तक नाराज हो। 3 साल हो चुके उस बात को लेकर। अब तो अपना गुस्सा छोड़ दो ना, मिट्टी डाल दो उन पुरानी बातों पर। मैं कलकत्ता से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ। मेरी बेटी 3 साल पहले मर चुकी है। नहीं माँ, उसने भागकर अपनी मर्जी से किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ में शादी कर ली थी। हम तो उसका क्रियाक्रम भी कर चुके हैं। नहीं माँ, माँ आप कैसी बातें करिए? माँ, माँ, माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। माँ, माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए माँ, प्लीज। माँ एक बार हमारी बात सुन लीजिए माँ। अपने आप माँ का मन पिघल जाएगा, उसे थोड़ा समय दो। माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ। अगले दिन हमने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और दरवाजे पे कोई गिफ्ट नहीं थे, तो हमें लगा कि कल्पना बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल चुकी होगी। ठीक है, फिलहाल आप सब लोग जाइए, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। जी सर, हमने तो पूरा घर चेक किया, कहीं पर भी गिफ्ट्स नहीं मिले। हो सकता है कल्पना ने गुस्से में आकर बाहर फेंक दिया हो। चांदनी को कोलकाता इन्फॉर्म करो और उसे यहाँ बांदा आने के लिए बोलो। सर, हुक्म का बादशाह, ये चित्रा के घर पे भी हमें, और यहाँ कल्पना के घर पे ये हुक्म का बादशाह, किंग ऑफ स्पेड्स। सर, पायल और छवि से कहिए पत्ते उनके ताश के गड्डी के तो नहीं? अब ये तो वो दोनों ही बता पाएंगे। चलो चल के पूछते हैं। अखिलेश, तुम होश में हो? हमने तुमसे कहा ना, हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। पर क्यों नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छा कमा लेता हूं, हाइट बॉडी सब अच्छी है, और क्या चाहिए तुझे? पायल प्लीज समझा करो पायल। हाँ निकल क्या कर रहे हो तुम? क्या झगड़ा हो रहा है? क्या झगड़ा कर रहे हो? क्यों? सर मैं पायल से प्यार करता हूं। मैं नहीं करती सर। सुन लिया? चल अब निकल यहाँ से, और आगे से इस घर के आसपास भी दिखाई दिया तो सीधे हवालात में डालूंगा। सर पर चल निकाल। और तू? दोस्त है सर। फिलहाल निकलो यहाँ से, बाद में आना। चलो। पायल, तुम्हारी ताश की गड्डी में से कुछ कार्ड्स गायब हैं क्या? सर, ये तो पूरे हैं। क्या कभी आशीष ने तुमसे कॉलेज के नोट्स मांगे थे? नहीं सर, कभी नहीं। और अगर वो नोट्स मांगता भी तभी मैं उसे नहीं देती। और दीदी, ये भाई ने खाना भेजा है। पैसे कितने हुए? भाई की तरफ से है, भाई ने कहा है पैसे नहीं लेना है। सर, वो माँ की 13वीं तक घर में खाना नहीं बनेगा, तो बस हमें अड़ोस पड़ोस वाले खाना भेज रहे हैं। सुधा के केस में चोरी मोटिव हो सकता है, लेकिन चित्रा और कल्पना का क्या? चित्रा की बेटी रेनू और शेखर भी अभी तक मिसिंग थे। आशीष को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, तभी उन्हें 2 सस्पेक्ट्स मिल गए, निर्मला और मुकेश, जो बांदा के बाहर एक लॉज में छुपे हुए थे। बोल, 10 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन सुधा के घर के पास की है, तो बता इसकी क्या कहानी है? बोल बोल। बताता हूँ सर। मैं तुम्हारी उस दिन मैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा सुधा के घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा उसका खाना खराब करने का, और सुधा ने सर हमारा पूरा धंधा चौपट कर दिया था, इसलिए उसका खाना बिगाड़ने के इरादे से उसके घर में घुसा था सर। कहानी तूने अच्छी सुनाई है, पर कहानी का वो हिस्सा बताना भूल गया जिसमें तूने उनके घर से पैसे और कंगन चुराए थे। कौन से कंगन? देख, हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे चोरी करते हुए देखा था। बोल। आशीष ने देखा था। बोल, चोरी का सामान कहाँ है? पैसे तो खर्च हो गए सर। शर्मा ऐसे नहीं बताएगा, तलाशी लो इसकी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ।
कुछ नहीं है सर मेरे पास। हमें जाने दो साहब। ये है ना पंकज, अब बता वो छुरा कहाँ है जिससे सुधा को मारा था? कहाँ है वो छुरा? सर अब चोरी की है हमने, खून नहीं किया हमने किसी के साथ। फिलहाल इन्हें अंदर ही रखो और इनके खिलाफ चोरी की चार्जशीट बनाओ, मर्डर की बाद में देखेंगे। और ये आशीष के चाकू की फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आई है ना? जी सर। फिलहाल उसे छोड़ दो। सर चांदनी विश्वास कर ले आप पहुंच गए हैं और सर शेखर और रेनू का फोन ऑन हो गया, मैंने उनसे बात की, वो भी आ रहे हैं। सर माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि शेखर हमारी कास्ट का नहीं था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं और मेरे लिए लड़का ढूंढने लगी। इसलिए मैंने और शेखर ने भागने की सोची, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी दिन माँ के साथ। सर हम लोग उस दिन इंदौर भाग गए थे, वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमारी मदद की। घर से कितने बजे निकली थी? सर करीब सुबह के 5 बजे के आसपास। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि घर से जाते वक्त जब तुमने अपनी माँ के पैर छुए तो उनकी आंख खुल गई, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की लड़ाई हुई और वो लड़ाई झगड़ा सुनकर तुम अंदर आए और तुम दोनों ने मिलकर चित्रा जी को मार दिया। और फिर ये मुझे इंदौर वाली और शादी की कहानी सुना रहे हो तुम लोग। सर क्या बोल रहे हैं आप? हमारी माँ थी वो, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? हाँ सर हम क्यों मारेंगे उन्हें? तो फिर ये चाकू, इसकी क्या स्टोरी सुनाओगे? तुम्हारे पास से मिला ना, ये तुम्हारे बैग में था ना? सर ये चाकू हमने इंदौर में खरीदा था क्योंकि रेनू के बैग का लॉक जाम हो गया था और हमारा सारा सामान उसी बैग में था सर। हमारे पास कोई और चारा नहीं था इस चाकू से बैग को काटने के लिए। पुलिस को बेवकूफ समझते तुम? बैग काटने के लिए इतना बड़ा चाकू कौन खरीदता है? सर हम लोग बहुत डरे हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। उस समय सर जो हमें सही लगा हमने वो किया। और सर ये दुकान का बिल सर, ये उसी दुकान का बिल है जहाँ से हमने सारा सामान और ये चाकू खरीदा था। फिलहाल तो जा सकते हो लेकिन तुम्हारा सारा सामान यही हमारे पास रहेगा एज एविडेंस। शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जाइए अभी। जी सर। सर एक बात थी, जब हम बांदा से निकल रहे थे तो मुझे एक कॉल आया था। हेलो, उस आदमी ने कहा था कि उसने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी है और अब मैं आराम से अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर सकती हूँ। किसका कॉल था? कौन से नंबर से? सर ये नंबर से। शर्मा जरा इस नंबर पे कॉल लगाओ, देखो कौन है। हेलो, बांकेलाल चाइनीज कॉर्नर। अरे आइए आइए साहब आइए। अरे हक्का नूडल खाइए साहब, हमारी दुकान का बहुत फेमस है। ए राजू, सबके लिए हक्का नूडल लगाओ। कोई हक्का नूडल नहीं चाहिए। जरा क्या हुआ साहब? चेक करो जरा। क्या चेक कर रहे हैं साहब? रेनू चौबे को फोन करके क्या बोला तूने कि उसकी सारी मुसीबत दूर कर दी है तूने? अरे साहब हम भाई हैं ना, बोले थे ना आपको, तो इमेज बनाने के लिए इतना करना पड़ता है। भाई है तू? मतलब चित्रा को तूने मारा है ना? क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं साहब? वो तो बताए ना आपको, इंप्रेशन जमाने के लिए ऐसे फोन कर दी थी। कब से ट्राई कर रहे थे साहब, तो सोचा थोड़ा बात हो जाएगा तो 450 रुपया भी बिल का मांग लेंगे। ऐसे बातें बना बना के नाम नहीं कमाया जाता। क्या ये भाईगिरी का जो नाटक करता है ना तू, उसे छोड़ और वो पायल और छवि को जो तूने पार्सल भिजवाए थे खाने के, उसी तरह के पार्सल बना और गरीबों में बांट, जब नाम ज्यादा हो जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं साहब? उसका पैसा तो गोपाल ने दे दिया था, वो बॉयफ्रेंड है ना उसका। हमें बताने के लिए मना किया तो नहीं बताया। लेकिन पायल ने हमें बताया था कि वो उसका दोस्त है। क्या बात कर रही है मैडम? अब सबको कैसे बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड सैंडविच वाले के यहाँ हेल्पर है? छोटा लोग को अच्छा नहीं समझते ना लोग, दुनिया बहुत खराब है सर हम कॉलेज के बाहर सैंडविच के स्टॉल पर अक्सर खाने जाते थे, तब हमें गोपाल से प्यार हो गया। हमने सोचा हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे,
लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया? हाँ सर, एक दिन जब हम दोनों साथ में थे तब मम्मी, आंटी मेरी बेटी से दूर है, समझा? मम्मा मैं इसे प्यार करती हूँ। हाँ, चुप। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? मैं टिफिन बनाती हूँ, तू क्या सैंडविच बनाएगी दिसंबर? इसीलिए कॉलेज में जाता तुझे? हाँ? तू मेरी बेटी से दूर रह, समझा? वरना काट के फेंक दूंगी तुझे। अच्छा, तो इसलिए तुमने अपनी माँ को मारने का सोचा, और इसलिए 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे जब तुम कॉलेज जाने के लिए निकली तो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि ये गोपाल तुम्हारे घर में आ सके। ये घर में आया और सुधा जी को मार डाला। सैंडविच की दुकान में काम करता है ना तू? चाकू पाना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोल रहे हैं सर। तो फिर 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे तेरे फोन की लोकेशन पायल के घर पे क्यों है? सर वो हम कभी कभी पायल को कॉलेज तक छोड़ने जाते सर। सुबह सुबह सड़कों पर कोई नहीं होता ना, तो हमें मौका मिल जाता है साथ रहने का, बस सर, और कुछ नहीं। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि 10 तारीख की सुबह तुम दोनों साथ में थे? सर हमारा यकीन कीजिए, उस दिन हमें छवि ने भी देखा था सर। गुप्ता सर, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती इस गोपाल को कस्टडी में रखो। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सच रहे, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए हमारा। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच बोल रहे हैं सर। सामने विश्वास आई है। उस दिन माँ ने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमारा क्रियाक्रम कर दिया है। हमें तो बहुत बड़ा धक्का लग गया, लेकिन सर हमने हार नहीं मानी। हम काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन हमारी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। फिर हमने जो तोहफे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे वो हमने वही दरवाजे के बाहर छोड़ दिए। वो गिफ्ट्स क्या थे? सर उसमें एक छोटा प्रेशर कुकर था, इसके अलावा एक ग्लास का सेट था और बस घर का कुछ सामान था, चम्मच वगैरह, बस इतना ही था। कोई था जो चांदनी के गिफ्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। कौन था वो आदमी? एक बात तो तय थी कि कातिल सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। पुलिस को डर था कि कातिल फिर से वार करेगा चिड़ी के बादशाह के साथ। जो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था वो ये कि कातिल का मोटिव क्या था। अरे बार बार खाना देने की जरूरत नहीं है। अरे रख लीजिए, पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये खाना का चीज मतलब हम समझे नहीं। वो सुधा आंटी को रास्ते से कौन हटाया? हाँ? अब इतना तो बनता है ना, वो गोपाल दोस्त है हमारा। परेशान मत होइए, आपकी शादी में चाइनीज हम ही सप्लाई करेंगे, ठीक है? कोई परेशानी हो हमें बताइए। रखिए रखिए रखिए, मिलते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोल कहाँ है वो चाकू? कौन चाकू साहब? कौन सी बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, चेक करो। गलती हो गया साहब हमसे, जो हम पायल और चित्रा के घर उनका हालचाल जानने चले गए, हमदर्दी दिखाने चले गए। ठीक है, यही चाहते हैं ना, आज के बाद हमदर्दी ना दिखाए, नहीं दिखाएंगे साहब। सर इधर तो कुछ नहीं है। वो ड्रॉर चेक करो। सर एक मिनट यहाँ आइए। क्या है ये? और वो कल्पना का सामान है ना ये? तूने इसे मारकर फिर ये चुराया? मारा कि नहीं? बोल। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे वो तो कल्पना काकी के घर के बाहर से गुजर रहे थे, सब पैकेट बाहर पड़े थे। हमने काकी से पूछा, काकी आपको चाहिए? बोले नहीं चाहिए। हटाओ सब नजरों के सामने से। तो हम घर ले आए, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी कोई गुनाह है का? तेरे साथ इस घर में और कौन रहता है? राजू, हमारा असिस्टेंट। पुलिस ने बाकी के सब सस्पेक्ट्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया था, बचा था सिर्फ बांके। पुलिस को यकीन था कि कत्ल बांके ने किए हैं, लेकिन बांके के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे पुलिस के पास। तो पुलिस ने कुछ तिकड़म लगाई, 10 दिन इंतजार किया और फिर
भैया 1 प्लेट फ्राइड राइस देना। हाँ बैठिए ना, बैठिए टेबल। ए राजू जगह साफ करो। अरे सर राजू जरा संभालो इसको। क्या हुआ मैडम, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है। अरे पर्सनल प्रॉब्लम है तो अपना भैया समझ के बता दीजिए, हो सकता है हम आपके कुछ काम ही आ जाए। कोई छेड़ रहा है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, बताइए ना। हमें छोटी बहन जैसी हैं आप, बोल दीजिए, बताइए हमें। सर काम हो गया। मीना जी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है मेरी बेटी? वेल डन एएसआई मीना। हमारा नाम सीमा शुक्ला है। हमारा बॉयफ्रेंड है दिनेश, वो कानपुर में रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। अरे घबराइए मत, रोइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। मदद? पर आप कैसे करेंगे? आप अपनी माता जी का पता और नंबर दे दीजिए हमें, और आप अपने बॉयफ्रेंड दिनेश के पास चले जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इस ताश की गड्डी में सिर्फ एक ये चिड़ी का बादशाह मिला है हमें, बाकी के 3 बादशाह तीनों बॉडीज के पास मिले, और ये गड्डी तेरे बैग में। और ये बादशाह भी तू आज मर्डर के बाद बॉडी के पास फेंकने वाला था। क्यों, सच कहा ना? तो हाँ, तेरा चाकू भी घाव के साथ परफेक्ट मैच हुआ है। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? बहुत मेहनत की है साहब आपको। ठीक है, हम भी सच बोलते हैं, कर दिए सारे मर्डर हम ही ने। सब वो ताश वाला टच कैसा लगा? एकदम अंग्रेजी पिक्चर जैसा ना, है ना? पता है सर, हमने अपनी पहली अंग्रेजी पिक्चर निधि के साथ ही देखी थी, निधि के फोन में। हमारे ठेले पे आती थी साहब को पार्सल लेने। हमारे हाथ का फ्राइड राइस बहुत पसंद था उसको, हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उसकी अमीर माँ को पता चल गया। बस ऐसे कोई मारता है साहब? क्या किए थे हम? निधि से प्यार ही किए थे, निधि भी तो हमसे प्यार करती थी, तो दुनिया की मिर्ची काहे लग रही थी? हम दोनों को जुदा कर दिया साहब, और कोई हमारा मदद नहीं किया। तब हम डिसाइड किए कि हम गुंडा बनेंगे, और आज के बाद कभी किसी जोड़े को जुदा नहीं होने देंगे आप। तो इसलिए तूने कल्पना, चित्रा और सुधा को मार डाला? वो कल्पना चांदनी को खरी खोटी सुना रही थी साहब। काकी, क्योंकि उसने किसी दूसरे जाति। रेनू का नंबर कहां से मिला? क्या साहब, अरे खाने का पार्सल के लिए दोनों अपने ही नंबर से फोन करती थी, तो दोनों का नंबर हमारे पास था। जब हम पार्सल डिलीवर करने गए तो चित्रा और रेनू को लड़ते हुए सुना। हाँ, तो इसलिए तू हमारे सामने सबकी मदद करने का नाटक करता था, ताकि हमें तुझ पर शक ना हो। लेकिन देखा, कानून के हाथ तुझ तक पहुंच ही गए। अच्छा किए साहब, आप हमें अरेस्ट कर लिए। अब हम जमानत पे बाहर आ जाएंगे, नेता बन जाएंगे, नेता, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और फिर किसी जोड़े को जिंदगी में जुदा नहीं होने देंगे साहब। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। गलतफहमी है तुझे, फांसी होगी तुझे, फांसी, और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पुलिस की चालाकी ने उन्हें कातिल को पकड़ने में कामयाबी दिलाई। बांके लाल तिवारी को 3 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया, और कोर्ट केस में उसे मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया। बांके को लगता था कि वो एक गुंडा है, प्यार का पहरेदार है, और 2 प्रेमियों के बीच में आने वालों को वो सबक सिखाना चाहता था, उन्हें मार देना चाहता था। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज एक ऐसे केस पर दिए गए कोर्ट के नतीजे ने खुद कानून के रक्षकों को भी चौंका दिया है। ये केस शायद इस साल का सबसे बड़ा और हैरतअंगेज केस होने वाला है। दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कभी इस लड़की को छेड़ा, कभी उस लड़की को छेड़ा। आधा दिन तो तेरी शिकायतें सुनने में बीत जाता है मेरा। और ये क्या है? क्या है? हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज कुछ नया करते हैं, ठीक है? चेस खेले? हाँ। कौन खेलेगा पहले? रितु, आओ।
क्या हो रही तू? कृति दीदी के साथ चेस नहीं खेलना? हाँ? ये क्या हुआ? वो खाना बनाते टाइम बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात न करें। ये जताया जाता है कि उन्हें अनजान लोगों से खतरा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट के अधिकतर केसेस में जान पहचान के या घर के लोग दोषी निकलते हैं। तो अब किससे बच के रहना चाहिए, अनजान से या जान पहचान वाले से? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल 70 के आज के खास एपिसोड में। ऋतु के हाथ में जो चोट लगी है ना कृति, मैं कह रहा हूँ उसका भाई उसके साथ घर पे जरूर मारपीट करता होगा। जब से उसकी मम्मी की मौत हुई है ना, वो क्लास में अजीब बिहेव करने लगी। काश मैं उसकी मदद कर सकता। मदद ही तो कर रहे हैं ना आप, अपना एनजीओ में उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पे खड़े होने में हेल्प ही तो कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ जिससे मैं उसे उस नर्क से निकाल सकूं। कोई भी लड़की डोमेस्टिक वायलेंस डिजर्व नहीं करती, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस से याद आया, गाड़ी चलाना सीख लो। मुझे गाड़ी चलाने भी आती है और मैं चलाती भी हूँ। वो बस ये नैरो लेन्स और भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं चलती मुझसे। भीड़ भाड़ में चलाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, ठीक है? बाकी मैं तो हुई। ठीक है। चलो बाय भैया। बाय। अरे मेरी सांस ही नहीं चल रही है। क्या घर में धुआं कर रखा है पूरा? ये धूप के धुएं से मेरी जान लेगी क्या? आप रोज रोज दारू पी के घर में आते हो, पूरे घर में गंद फैलाते हो, इसीलिए ये धूप जलाना पड़ता है मुझे। तू बेटा सुनना, जरा दही लेके आना बाजू की दुकान से। मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अरे सुनो तो, यहाँ पे किसी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। हे भगवान, ये अनुज जैसा एक अच्छा सा बेटा दे देता मुझे। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है आई एम फाइन। हर कोई अपनी जिंदगी में मुसीबतों से जूझ रहा है। प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, बात करना बहुत जरूरी है। हमारा मन है गुब्बारा और टेंशन है हवा। अगर हवा ज्यादा भर जाए तो गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही अगर टेंशन ज्यादा बढ़ जाए तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और हमारा मन फट जाता है। दोस्तों, अगर कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो मैं आपका दोस्त अनुज आपके साथ हूं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर कांटेक्ट करें। लिंक और डिटेल्स नीचे है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स नीचे। आज के लिए मैं आपका दोस्त अनुज आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर। ठीक है ना? हाँ बढ़िया। यार भूख लगी है, कुछ खा के आए? अच्छा लता, मैं चलता हूं। ये कैसे हो गया? पता नहीं आई। बाबा भी घर पे नहीं थे, मैंने भैया को कॉल करके बुला लिया। ये रहा सिलेंडर, देखिए इसका पाइप फिट नहीं हो रहा मुझसे। चलो अभी कर देता हूँ। हाँ आप कीजिए ना, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। और थोड़ी देर में मुझे सामान गिरने की आवाज आई। भैया, भैया, दरवाजा कब से खराब है? सर आज सुबह से ही खराब है। मैंने कारपेंटर को कॉल किया, वो शाम तक आएगा। ये चाकू इसी घर का है? नहीं सर। आप हॉस्पिटल अकेली गई थी? नहीं,
जेठ जी मेरे साथ आए थे। आपको किसी पर कोई शक? नहीं। कौन कर सकता है ये? पता नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट रुकिए, आप कौन? सर ये मेरे बाबा है। और ये कौन है? अनुज। हाँ? भाई साहब? भाई साहब? कहां से आ रहे आप? वो क्या बोलते हैं, वो बाजार से आ रहा हूं मैं। भाई साहब? शिंदे, यहाँ आजू बाजू के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को अंदर आते हुए देखा हो। और सोसाइटी के वॉचमैन से भी पूछताछ करो, शायद उसने भी कुछ देखा हो। राइट सर। वॉचमैन, वॉचमैन, एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये वॉचमैन कहाँ होगा? अरे ये राम सिंह पता नहीं कहाँ गया। इसका नंबर मिल सकता? हाँ जी, हाँ जी। ये वॉचमैन का फोन ट्रैकिंग पे डालो और ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म करो, और उसकी बैंक डिटेल्स भी निकलवाओ, और उस पर नजर रखो कि वो कोई पैसे विड्रॉ करता है या नहीं। सर। और ये फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कब आ रहा है? सर टीम पहुंचती ही होगी। सर अब तक हमने एक ही तरफ की कहानी सुनी है। क्या कीर्ति पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमसे सच ही बोल रही है? शिंदे, फिलहाल तो कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, कीर्ति भी नहीं। कानून सिर्फ सबूत पर भरोसा करता है। एक काम करो, अनुज की कॉल डिटेल्स निकालो। सर मेरा ब्रोकर का काम है। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे 2-3 घरों के लिए उसी ने किराएदार दिए थे। कमीशन तक नहीं ली सर मुझसे। हमेशा सबकी हेल्प करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर। कीर्ति और अनुज के बीच रिश्ता कैसा था? नॉर्मल था सर। एक नॉर्मल भाई बहन के बीच में जैसा बॉन्ड होता है वैसा ही था। सर बड़ी अच्छी लड़की है कीर्ति, कॉलेज से आकर मैथ्स पढ़ाती है मेरी बेटी को। बहुत अच्छे नंबर आए हैं इस बार एग्जाम में सर। लेकिन कीर्ति के पिता ओम है ना, वो एक नंबर का शराबी और बेवड़ा है। लेकिन अनुज, वो तो हीरा था, हीरा। वो एक एनजीओ चलाता था, कन्या विकास संस्था। आई शाह, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है ऐसे? आई मुझे आपके साथ आना है। कल से तेरा एग्जाम है ना, 3 दिन की तो बात है। जैसे तेरी मामा की शादी होगी ना, मैं नागपुर से वापस मुंबई आ जाऊंगी। नहीं आई, मुझे भी आना है आपके साथ। मुझे अकेले नहीं रहना। अरे बाबा अकेले कहाँ है, बाबा है ना यहाँ तेरे साथ। सुन, जाने दे आई को। अच्छा है, कोई डांटने वाला नहीं है। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, खेलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, है ना? और मैं जल्दी आ जाऊंगी, 3 दिन की बात है, ठीक है? आप ध्यान रखो है इसका। चलती हूँ। चलिए भैया, बाय। सुन, 2-3 दिन की बात है और मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा बाबा। चल चल। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेन डोर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, घर वालों में से किसी की भी नहीं होगी। इसका मतलब कीर्ति सच कह रही थी। भैया जब किचन में थे तो मैं नहाने के लिए चली गई और थोड़ी देर में मुझे सामान गिरने की आवाज आई। घर में जरूर कोई घुसा था। और सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चाकू से अनुज पर 12 वार किए गए हैं। 12 वार? सर उन्हीं जो कोई भी है वो अनुज से बहुत गुस्सा था। एक और बात सर, ये वॉचमैन राम सिंह की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए मैंने। कुछ ही घंटों पहले उसने 75,000 रुपए कैश विड्रॉ किए हैं एटीएम से। 75,000 कैश? सर इतने रुपयों की उसे क्या जरूरत आ पड़ी? सोसाइटी में बात करो और इसके बारे में पता करो। सर ताऊ जी, खाना। ताऊ जी आप हमारे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा। अच्छा खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। खा लूंगा। अनुज के साथ किसने किया होगा ये सब? तुम दोनों में तो एक दोस्ती जैसा रिश्ता था ना बेटा। शायद अनुज ने तुझे कभी बताया हो। नहीं ताऊ जी। ताऊ जी बेटा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुझसे। बोलिए ना। एनजीओ शुरू किया था अनुज की मम्मी ने, और उसके जाने के बाद अनुज ही संभालता था उसे।
मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एनजीओ को तू संभाल ले। ताऊ जी, लेकिन मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? कर पाएगी बेटा, मेरा विश्वास है तू कर पाएगी। करेगी ना? बोल। येलो येलो येलो, क्या पी रहे हो तुम लोग? हाँ तुम लोग रोज बोलते थे ना मैं तुमको कभी नहीं पिलाता हूँ। ये लो आज मेरी तरफ से, वो भी अंग्रेजी वाले। ये मार, ये देख। इन बच्चों को बचाने के चक्कर में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर अनुज का कोई दुश्मन? नहीं सर, अनुज सर का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में कोई फोन कॉल, कोई धमकी या इससे पहले कुछ हुआ हो ऐसा कुछ? थैंक यू सो मच। भैया इसमें ना हम सब ने आपके लिए कुछ लिखा है। ये ना मेरा बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं आप। सर अनुज सर का कौन दुश्मन हो सकता है? उन्होंने तो सबके लिए अच्छा ही किया है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। सर ऐसे तो उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, पर कुछ दिन पहले। क्या कुछ दिन पहले क्या? सर अनुज सर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं ना, तो अक्सर लोग ऑफिस में उनसे मिलने आया करते। उस दिन भी आपकी वीडियोस ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचने की इंस्पिरेशन आपके वीडियोस देखकर ही मिलती है। और फिर मुझे लगा कि मैं तो अपने पति से प्यार ही नहीं करती। क्या है ना, अरेंज मैरिज में प्यार होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उनसे डिवोर्स ले रही हूँ। अगर आप 100% श्योर है इस चीज को लेकर, मतलब डिवोर्स को लेके, तो फिर आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। ये आपकी जिंदगी है। ये आपके लिए। अपने दर्शकों से मैं यूजुअली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी। मैं सिर्फ आपकी दर्शक थोड़ी ना हूँ, हमारे बीच तो एक अलग सा कनेक्शन है, दोस्ती का, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, मैं ये अपने एनजीओ के बच्चों में बांट दूंगा। थैंक यू। फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा गिफ्ट दूंगी कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। 2 दिन के लिए मेरे पति बाहर जा रहे हैं, हम डिनर पर चले? देखिए ये सही नहीं हो रहा, आप शादीशुदा है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। पर मैं सर आपको वो मीटिंग के लिए जाना था ना? हाँ। बाय। उस दिन के बाद भी उस लड़की ने सर को बार बार कॉल करके परेशान कर दिया। अनुज सर के लगातार मना करने के बाद भी उस लड़की ने सर के साथ कॉल पर गाली गलौज तक की। ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? वो गाड़ी गई थी पास से, पूरा कीचड़ उछालते हुए चली गई। बदल ले कपड़े। हाँ। कहाँ जा रही है? कपड़े बदलने, कमरे में। अरे तो मेरे सामने बदलना कपड़े, मुझसे कैसी शर्म। रुक, मैं कपड़े देता हूँ मैं तुझे। ये ले, बदल ले मेरे सामने, बदल कपड़े। मैं बदल रहा हूं। सर उस वॉचमैन राम सिंह के बारे में कुछ पता चला है। इस आदमी को इससे पहले 3 नौकरियों से निकाला गया है। इसके झगड़ालू स्वभाव की वजह से ये कहीं भी जाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। एक और बात सर, इसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी है। एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटा था इसने। कीर्ति जल्दी आ। कीर्ति ये देख, ये देख ना, सब खाली है, पैसे नहीं, गहने नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट कब देखे थे गहने? सर कुछ 4-5 दिन पहले। आई लॉकर ज्यादा खोलती नहीं है। उन गहनों की कोई फोटोज? हाँ। सर ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, हम इसके बारे में पता करते हैं। जी। सर गहनों का गायब होना और अनुज के मर्डर के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है शिंदे,
एक काम करो, ये फोटोज आसपास की दुकानों में सर्कुलेट करो और उनसे कहो कि ये गहने अगर कोई बेचने आया है या आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। राइट सर। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको एनजीओ ज्वाइन करते हुए देखकर। मनु, एक बात बताओगे? ये डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज से रेस्क्यू किए गए बच्चों को कहाँ लेकर जाया जाता है? उन्हें तो हम लड़कियों के शेल्टर होम्स में ही रखते हैं और वो हमारे एनजीओ के ही अंडर आते हैं। जली रोटी। अरे तू क्या है आपका? मेरा नाम अनुज है, कन्या विकास संस्था से हम। हमें सरकार ने अपॉइंट किया ऋतु को ले जाने के लिए। क्यों क्यों ले आना है? क्योंकि तुम ऋतु के साथ बुरा बर्ताव करते हो। बहन है मेरी वो, और देखता हूँ कौन और कैसे लेके जाता है। लड़ाई करोगे हमसे? करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सिविल केस तो लग ही गया है तुम्हारे ऊपर, अब क्रिमिनल केस भी लगेगा, लंबा अंदर जाओगे। ऋतु बेटा इधर आओ। ऋतु कहीं नहीं जाओगे तुम। करूंगा, हाँ? देख लूंगा तुम सबको। देखेगी तो पुलिस तुमको कल आएगी तुम्हारी खातिरदारी करने। चल चल। और ये शेल्टर होम्स कहाँ पर है? एक तो कोथरूड में है, दूसरा दापोली में। शर्म नहीं आई तुझे? बता बता कहाँ मुंह काला करके आई है? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ क्यों मार रही है उससे? अरे इससे पूछो क्यों मार रही हूँ? मुंह काला करके आई है ये, पेट से आई है। अरे कैसे बाप हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी मुंह काला करके बैठी और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं देखता हूँ, मैं संभालूंगा। गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है, बस। इसका कितना मिल जाएगा? असली तो है ना? खुद ही देख लो। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो देखो। खुद के घर में चोरी क्यों की तूने? साहब जरूरत थी पैसों की। मेरे घर में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता है मुझसे। बड़े भैया भी पैसा ला करके लता के हाथ में देते हैं। तुझे दारू के लिए पैसों की जरूरत थी ना? हाँ थी ना। मैं दारू पीता हूँ तो मेरे को सब बुरा समझता है। हाँ हूँ बुरा साहब हूँ। कम से कम अनुज के जैसा दिखावा तो नहीं करता अच्छा होने का। क्या मतलब? मतलब उसका चक्कर चल रहा था। वो रेस्टोरेंट में लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठा था, देखा मैं उसको। अब की बात है ये गए रविवार की बात है साहब। गए रविवार? तो गए रविवार तो वैलेंटाइंस डे। जी मैं कन्या विकास संस्थान से आई हूँ। आपके यहाँ पर एक लड़की आई होगी ऋतु, 30 जनवरी को। जी मैं चेक करके बताती हूँ। नहीं, ऋतु नाम की तो कोई लड़की नहीं आई है। शायद कोटहुड वाले शेल्टर होम ले गए हो। नहीं, वहां तो मैं पहले ही देख कर आई हूँ। वहां तो नहीं है। कहाँ गई होगी? 14 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी सर। या अंदर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर कुछ दिन पहले ही कैमरा खराब हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो लोग बाहर तो निकले होंगे ना, बाहर की फुटेज दिखाओ। यस सर। रुको रुको रुको। तो ये फुटेज क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा। एक काम करो, इस फुटेज की क्वालिटी ठीक करने के लिए आईटी टीम को भेजो। इस लड़की का पता लगना बहुत जरूरी है। सब आगे चलो।
ये कौन है? सर ये तो दिनेश है, पास में ही रहता है सर। देखो, प्यार से पूछ रहे हैं तो बता दो, क्या हुआ था तुम्हारे और अनुज के बीच? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तृप्ति, वो इंस्पेक्टर साहब को कुछ गलतफहमी हो गई थी। तृप्ति? हाँ। क्या तुम वही तृप्ति हो जो अनुज के ऑफिस से मिलने आई थी? तुम उससे मिलने गई थी? हाँ तो क्या, वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। सर इसीलिए गया था मैं उस अनुज के पास। सर उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रखा है और उसी की वजह से ये मुझसे तलाक तक ले रही है। और इसीलिए तुम झगड़ने वहां पहुंचे थे? सर मैं परेशान हो चुकी हूँ इस आदमी से। अनुज ने पुलिस कंप्लेंट की है ना इसकी। अच्छा किया, ले जाइए इसे, डाल दीजिए जेल में। जेल में कोई ना कोई जाएगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि अनुज का मर्डर हो चुका है। बहन कहाँ है मेरी? मुझे पता लग गया कि तुम्हें किसी सरकार ने नहीं भेजा था। छोड़ो मुझे। बहन कहाँ है मेरी? बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्यों छेड़ रहे हो उसको? ये अपना काम करना। ये आदमी पता नहीं कौन है, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। सर, उस स्कूटी का पता चल गया है, वो किसी श्रुति सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, एड्रेस भी मिल गया है। गुड, चलो। सर, ये चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गई थी। आप और अनुज कब से एक साथ थे? यही कुछ साल भर से। साल भर से? कमाल है। अनुज ने कभी आपके बारे में उसके दोस्तों से या फैमिली मेंबर से बात नहीं की? एक्चुअली अनुज ये चाहता था कि पहले उसके पापा राजी हो जाएं, फिर वो सबको बताएगा। आप दोनों मिले कैसे थे? हम कॉलेज में मुंबई में एक साथ थे, उसके बाद मैं पुणे आई जॉब के लिए और फिर हमने वहाँ मिलना स्टार्ट किया। आओ आओ आओ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा नया घर। कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा दोस्त ब्रोकर है। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। जैसे कॉलेज में थी ना, अभी भी वैसी हो। और तुम भी ना बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। अनुज के कॉल डिटेल्स में हमें आपके नंबर की एंट्री नहीं दिखी, ऐसा क्यों? एक्चुअली हम कॉल पे ज्यादा बात नहीं करते थे, ऑनलाइन चैटिंग पे बात करते थे। वैसे गिर कैसे गई थी आप? वो मैं जॉगिंग करते वक्त। सर, बहुत ही अजीब रिश्ता था दोनों के बीच। फोन पे एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे, एक साल से एक साथ है, किसी को भनक तक नहीं लगी इस बात की। हाँ, अजीब तो है। वॉचमैन राम सिंह ने छपरा के एक एटीएम से पैसे विथड्रॉ किए। छपरा में ही उसका परमानेंट एड्रेस भी है। बिहार पुलिस से कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि उस लोकेशन पे रेड कर। राइट सर। चाबी लाना तो भूल ही गई। ये क्या कर रहे थे तुम? मैं अरे कुछ नहीं लक्ष्मी, बस झूठ मत बोलो, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं लक्ष्मी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। लक्ष्मी, मैं तो मैं मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे साथ इतना सब होता है और मैं कुछ नहीं है। आपकी कोई गलती चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन।
सच बोल, सच बोल। साहब, हमने अनुज बाबा को नहीं मारा था, वो अच्छे आदमी थे, उनको मारकर भला उनको काम मिलेगा साहब। पुलिस से भाग क्यों रहा था? क्यों भाग रहा था? गरीब आदमी उठ डर गया था। पहले ही बिहार में एक केस चल रहा था हम पर, और पुणे में भी केस हो जाता तो हमको काम नहीं मिलता साहब। तूने खून किया ही नहीं तो खून होने के तुरंत बाद ही क्यों भागा तू? खबर फैलने से पहले तुझे पता चल गया कि मर्डर हुआ है। कैसे? तूने किया ही नहीं तो तुझे कैसे पता? वो क्या था कि पुलिस को हमने सोसाइटी में आते देख लिया, और सोसाइटी में भी यही बातें हो रही थी, इसलिए भाग गया साहब। अचानक 75,000 रुपए निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे? काफी लोगों के उधार चुकाने थे साहब, इसलिए मैंने पैसे निकाले, सोचा सबका कर्जा चुकता कर दूं। अच्छा ठीक है, तू सच बोल रहा है झूठ इसका अभी पता चल जाएगा। इसके फिंगरप्रिंट्स लो। क्यों साहब? क्यों? अभी तो तू कह रहा था ना तेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, फिर उंगलियों के निशान देने में इतना घबरा क्यों रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? चल अंगूठा डाल, डाल। साहब रुकिए, रुकिए साहब, हम बताते हैं साहब। उस दिन हम सोसाइटी में ही थे, ड्यूटी पे था, तभी कुछ टूटने और फूटने की आवाजें सुनाई दी। वही आवाज सुनकर मैं वहां पहुंच गया था साहब। बाकी मैंने मर्डर नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं साहब। तूने मर्डर नहीं किया तो किसने किया? बोल। क्या हुआ मैडम? ये कैसे हुआ? इसलिए साहब हमने एटीएम से 75,000 रुपए निकाले और अपने गांव भाग गए, क्योंकि पहले से ही हमारा नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में था, और फिर से किसी केस में हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। सर मैंने नहीं मारा है अनुज भैया को, मैं तो बस चाकू बाहर निकाल रही थी। तो फिर तो चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले? और जब तुम्हारी माँ घर पर आई उसने तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं देखा था। डर के मारे तुमने कपड़े से साफ करके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। क्यों? जब मारा ही नहीं तो सबूत क्यों मिटाए? सर आप ऐसे ही हवा में इल्जाम लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास? एक नई बात सामने आई। सर ये आदमी एनजीओ में घुसा है और वहां पर हंगामा कर रहा था। तो क्यों ना करो हंगामा? तुम्हारा अनुज मेरी बहन को लेके गया था, कहाँ है वो? सर ये बात इससे 10 बार कह चुका हूं। सर इसकी बहन का नाम हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, और अगर वो सर हमारे एनजीओ आई भी होती तो हम उसे शेल्टर होम भेजते। पुणे में 2 शेल्टर होम है और मैंने दोनों जगह बात की है। इसकी बहन ऋतु का नाम वहां भी नहीं है। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कौन कौन आया था तुम्हारी बहन को लेने? सर अनुज था और साथ में एक सरकारी कस्टोडियन लड़की थी। किस दिन की बात है ये? 30 तारीख को 3 बजे के आसपास। शिंदे सर, अनुज की कॉल डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो, खास करके 30 तारीख की डिटेल्स चेक करो। अनुज की कॉल डिटेल से हमें पता चलता है कि 30 तारीख को दोपहर 3:30 बजे के आसपास तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी। क्या बात हुई थी? काफी पुरानी बात है सर, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम याद दिलाते हैं। किसी लड़की के बारे में बात हुई थी तुम्हारी? लड़की? हाँ सर, याद आया। मेरे पास काफी खाली घरों की चाबियां पड़ी रहती हैं। उस दिन अनुज ने भी मुझसे एक घर की चाबी ली थी। हाँ हेलो पंकज, ये अंबिका नगर वाले घर की चाबी मिलेगी क्या? क्यों, पार्टी करनी क्या तुझे वहाँ पे? अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं करना है, बस तू चाबी दे दे मुझे। अच्छा बच्चों, लड़की का चक्कर है। चल वही सही, दे दे चाबी आप। लेकिन 1 घंटे में चाबी वापस कर दी थी सर उसने मुझे। 1 घंटा काफी होता है उस चाबी की कॉपी बनाने के लिए। कहाँ है वो घर? उसके बाद क्या हुआ? अनुज भैया वो मैं आओ, शेल्टर होम मंडे को खुलेगा, तब तक तुम यहीं पे रहोगी, ठीक है? भैया इतने बड़े घर में मैं कभी नहीं रही। थैंक यू भैया। चलो तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ। इस तरफ। अनुज भैया मेरा पूरा ख्याल रखते थे, अच्छे से खाना देते थे। अच्छा है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने अभी अभी ऋतु को एक खाली घर से रेस्क्यू किया है। तुम तो जानती हो ना ऋतु को। ऋतु ने हमें बताया कि अनुज ने उसे फिजिकली मोलेस्ट किया था। तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में? क्या तुम इन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी?
तुम भी तो थी ना रितु को उसके भाई के घर से बाहर निकालने में। बताओ कीर्ति, तुमने अनुज का खून क्यों किया? सर आप अभी भी हवा में इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुके हैं, मैंने अनुज भैया को नहीं मारा। बाकी अगर कोई सबूत है आपके पास तो दिखाइए। सबूत नहीं है, आई विटनेस है जिसने तुम्हें मर्डर वेपन हाथ में पकड़े हुए देखा था और फिर तुमने उस वेपन पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। इसलिए सबूत ना होने के कारण तुम पर मर्डर तो नहीं लेकिन मर्डर वेपन के साथ छेड़छाड़ करने का केस तो बनता है और जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता तुमको यहीं रहना होगा। पुलिस ने एक लड़की को बचाया है जिसे अनुज चांदेकर ने बंदी बनाकर रखा था। हो सकता है इसका इस केस से कोई वास्ता ना हो और ना ही मर्डर वेपन पर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन मिस कीर्ति चांदेकर मर्डर वेपन हाथ में पकड़े हुए डेड बॉडी के पास आपको देखा है एक आई विटनेस ने। इस सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगी? नॉट गिल्टी। लेकिन उस दिन के बारे में मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। बताइए उस दिन क्या हुआ था? काकी का है? वो उनका डायलिसिस का दिन है ना आज, तो ताऊ जी के साथ ही गई है। ये रहा सिलेंडर, देखिए। पता नहीं इसका पाइप फिट ही नहीं हो रहा है, मुझसे बहुत ट्राई किया मैंने, तो आपको फोन। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप ये? भैया नहीं, छोड़ो मुझे। भैया प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो। क्या हो गया तुझे? क्यों भाग रहे हैं मुझसे? भैया नहीं, छोड़ो मुझे। कमाल है, हम उसे पूछते रहे तब वो यही कहती रही कि उसने अनुज का खून नहीं किया। अब यहाँ कोर्ट में उसने सब कबूल कर लिया। पता नहीं कीर्ति ऐसा क्यों बोल रही है। मेरा बेटा अनुज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ कीर्ति नहीं, अनुज भी कितना शरीफ है इस बात को साबित करने के लिए एक और सबूत है हमारे पास। मतलब? एक लड़की की ऐसी हालत है कि वो हॉस्पिटल में, तो दूसरी बदनामी के डर से इतनी सहम गई है कि अब भी अनुज के मरने के बाद भी वो लोगों से यही कहती है कि वो अनुज की गर्लफ्रेंड थी, जबकि हकीकत यह है कि वो भी कीर्ति की ही तरह अनुज की दरिंदगी का शिकार थी। नहीं, ये क्या बात करें इंस्पेक्टर साहब आप? अनुज बहुत अच्छा लड़का था, कीर्ति का इतना ख्याल करता था। कीर्ति का क्या, हम सबका ख्याल रखता था। अनुज तो अनजाने लोगों की भी मदद किया करता था। कीर्ति झूठ बोल रही है। कमाल है, आप कीर्ति की माँ हैं। वो कह रही है कि उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है और आपको उसकी बात पर यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कीर्ति से ज्यादा अनुज पे विश्वास था। कीर्ति की झूठ बोलने की आदत से हम परेशान हो चुके थे। कॉलेज जाने वाली छोटी छोटी बातों को लेके भी वो झूठ बोला करती थी हमसे। देखिए, बच्चे तो ऐसी बातों में अक्सर झूठ बोल ही देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी झूठ बोल रही हो। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है इंस्पेक्टर साहब। एक बार हमारे घर में एक मजदूर आया था, उससे लोगों से उसने ये कहकर पिटवाया कि वो उसे घूर रहा है। आप ही बताइए, कीर्ति की बातों पे विश्वास कैसे करें? लगभग 1 महीने से ज्यादा ये केस कोर्ट में अटका रहा। जब बात रेप की होती है, मॉलेस्टेशन की होती है, तो समाज की सोच ही उलट जाती है। जहां किसी और केस में गुनहगार से सवाल किए जाते हैं, वहीं जब बात हो रेप की तो उस पीड़ित औरत से सवाल किए जाने लगते हैं। उल्टा उस लड़की पर ही दोष लगने लगते हैं कि उसने कुछ किया होगा, उसने उकसाया होगा, गलत कपड़े पहने होंगे, गलत टाइम पर घर से निकली होगी, वगैरह वगैरह। इसी के चलते भारतीय न्याय प्रणाली में औरतों के खिलाफ हो रहे रेप्स, बढ़ते हुए अपराधों को लेकर ठोस कानून बनाए गए हैं। लेकिन कई बार लोग इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कीर्ति वैसी थी जो झूठ का सहारा लेकर अनुज को बदनाम कर रही थी? आप ये कह रहे हैं कि अनूप चांदेकर काफी सालों से आप पर रेप करते आए हैं? जी सर, मैं 13 साल की थी, तब से वो ये सब करते आए मेरे साथ।
मेरा 13th बर्थडे था, तब उन्होंने सबसे पहले। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? भैया भैया रुको ना, कहाँ जा रहे हैं हम? बोलो ना। थैंक यू भैया। बहुत डर गई थी मैं उस दिन। अगले 4 साल तक वो बार बार मेरा रेप करते रहे। क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मम्मी को सब कुछ बता दूं। अरे वाह कीर्ति, नई फ्रॉक किसने दी? अनुज भैया ने। कितनी खूबसूरत फ्रॉक है, कितनी छान दिसते तुला। लेकिन इतनी गंदी कैसे हो गई है? वो अनुज भैया ने कहा सामने पहनने के लिए। ठीक है, एक गंदी हो गई ना फ्रॉक, जाके बदली कर दे। हाँ? अनुज भैया के पास मेरे फोटोज थे। अगर ये बात मैं किसी को भी बताती तो वो फोटोज ऑनलाइन डाल देते। पुलिस के पास कोई सबूत है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं, प्लान मर्डर था? नहीं मिलॉर्ड। अभी कुछ ही समय पहले सेल्फ डिफेंस का ऐसा ही एक केस मुंबई में सामने आया था, लेकिन सेक्शन 100 के तहत यहाँ की सारी दलीलें सुनने के बाद एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के चलते सेक्शन 100 के तहत कोर्ट कीर्ति चांदेकर को बाइज्जत बरी करती है। क्या सोच रहे हैं सर? अब तो केस भी सॉल्व हो गया। शिंदे, केस खत्म होने में और केस सॉल्व होने में फर्क है। केस खत्म हो गया और कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे केस की कुछ कड़ियां अब भी जुड़नी बाकी है। कीर्ति ने अनुज को घर बुलाया जब ये हादसा हुआ। जब घर में कोई नहीं था उस वक्त गैस खत्म हो गई और वो चाकू भी वहीं टेबल पर पड़ा था। एक ऐसा चाकू जिसके बारे में घर वालों में से किसी को भी नहीं पता। घर वालों में से किसी ने वो चाकू नहीं खरीदा था, इसका मतलब कीर्ति ने वो चाकू खरीदा होगा। आसपास की दुकानों में पता करो। साहब कुछ याद नहीं, कौन और कब ले गया था? फोटो चेक कीजिए। कोर्ट ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस के केस में बरी कर दिया, लेकिन तुमने चाकू मर्डर से 2 दिन पहले ही खरीद लिया। क्यों? तुमको पहले से ही पता था कि सेल्फ डिफेंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। ये कोई सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया मर्डर था, है ना? आपको क्या लगता है कोर्ट में हर कोई झूठ ही बोलता है या थोड़ा बहुत सच भी बोलता है? बचपन से मेरे साथ रेप होने वाली बात एकदम सच है। मतलब तुमने जो भी किया वो बदले की भावना से किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुमको अनुज को मारना ही था तो इतने सालों के बाद क्यों मारा? एक बात बताइए, अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो, क्या आप चाहेंगे किसी और के साथ भी वैसा हो? ये किसके लिए है? रितु के लिए, नई जिंदगी की जो शुरुआत कर रही है। अच्छा, आप शेल्टर होम में जा रहे हैं ना? मैं भी चलूं आपके साथ? अरे नहीं, वो ज्यादा लोगों से मिलने नहीं देते उसे। इतना जो सहा है उसने अभी। कौन से शेल्टर होम में वो? जहाँ पे भी है खुश है। तुम जान के क्या करोगे? रितु के साथ वो सब ना हो जो मेरे साथ हो रहा था। उस दिन अनुज के साथ रितु के घर मैं ही गई थी। मुझे लग रहा था मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वो फ्रॉक देखी तब मैं समझ गई कि रितु खतरे में है।
ऋतु के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती थी जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि तुमने मर्डर किया है, एक प्लान्ड मर्डर। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। कानून जज्बातों पे नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले इंसान ही तो हैं। सही और गलत में वो फर्क साफ देख सकते हैं। कीर्ति ने खून किया, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन किसी की जान बचाने का था, सेल्फ डिफेंस नहीं, लेकिन डिफेंस तो था। अनुज जैसे दरिंदे अपने नापाक इरादे को पूरा करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए हमें सही कदम उठाना चाहिए। अपने हो या पराये, आप सबसे सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।